ये सबसे पहले प्रिंसिपल आ गया, वन लाइनर के फॉलोड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉलोड बाय एमिशन। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन को यूज करने के लिए इसकी डेफिनेशन बताई थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और बड़ी डिटेल मैंने कल इन सबको बताई है। और उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूँ क्योंकि लेक्चर फिर आगे कैसे बढ़ेगा। उसके बाद ये कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दरअसल हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सैंपल करते कैसे हैं। हमने बोला था कि हम उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं, आईआर के थ्रू फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस का फंक्शनल ग्रुप आपको पता चल गया तो आप क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे कि ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो देन आपके लिए इजी हो जाएगा अननोन सैंपल को डिटेक्ट करना। ये इसके रीजन थे। और ये मैंने कहा था कि ये जो मिड वाला है इसमें ज्यादा चीजें लाइक आ रही होती हैं, और प्रिंसिपल जो डिटेल वाला प्रिंसिपल वो तो वन लाइनर था ना, जो मेन प्रिंसिपल है वो ये था कि जब भी कोई आईआर स्पेक्ट्रा रेडिएशन किसी आईआर एक्टिव कंपाउंड में से पास करती है तो वो आईआर एक्टिव कंपाउंड उनको ऑब्जर्व करता है। हर कंपाउंड की एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, जब वो आईआर रेडिएशन की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से मैच करती है तो वो एक्साइट हो जाता है, तो वो वाइब्रेशन शो करता है। वो फंडामेंटल वाइब्रेशन थी जो कल मेन टॉपिक था हमारा, फंडामेंटल वाइब्रेशन, जिनको मैंने हर तरह की एग्जांपल के साथ दे के विद डायग्राम्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। अब इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अब नेक्स्ट पे जाऊंगी। ये जिसने भी ये सुनना है ना, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ वहां से ले सकता है। ग्रुप में यूट्यूब का लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग सारा ये पढ़े। और मैंने उन बच्चों से पूछना है कल, और जो कल वाले हैं ना उनसे तो मैं बाद में सुनती हूँ ना, फिर उनसे रिवीजन कराऊंगी। अब ना नेक्स्ट बच्चे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाने से पहले मेरा दिल है कि मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा दूं, ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन की बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी एज कम्पेयर टू फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन में ना एक आप लोगों ने लिखनी है सैंपल हैंडलिंग टेक्निक। ये इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पूछा जाता है और अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है। सैंपल, कोई भी सैंपल है, उसको किसी ना किसी तरह आपने उसे होल्डर में डालना है, उसको किसी ना किसी तरह तो आपने हैंडल करना ही करना है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो हैंड रेज करिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, फॉर आई स्पेक्ट्रोस्कोपी देयर आर फोर टेक्निक्स बाय विच वी हैंडल द सैंपल, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है। 1 मिनट, ये बच्चे ऐड हो रहे हैं, उनको ऐड कर रही हूँ। ये रुक गई हूँ, होते रहेंगे अब जो भी हो रहे हैं। उसके बाद ये है कि सैंपल हैंडलिंग टेक्निक ना मैंने आप लोगों को बता दी, 4 तरह की होती हैं, ठीक है। कितनी तरह का सैंपल होता है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक हम कह सकते हैं सोल्यूशन सैंपल भी होता है हमारे पास, ठीक है। जो कोई सोल्यूशन है, सॉलिड वाला तो हो गया डायरेक्टली कोई सॉलिड, अननोन सॉलिड है उसको हम आइडेंटिफाई करना है। लिक्विड वो जो अननोन लिक्विड है, अननोन गैस है, लेकिन कुछ अननोन सोल्यूशन भी हो सकते हैं, वो भी एज अ सैंपल आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, जिनको आपने क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना वो सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ना बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट सैम्पलिंग। डायरेक्ट सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि सॉलिड पार्टिकल इज डायरेक्टली प्लेस इन सैंपल होल्डर। या सॉलिड पार्टिकल को कोई सैंपल होल्डर पड़ा हुआ है, ये जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको पूरी पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा सैंपल होल्डर किधर होता है, सही है। अभी आप लोग टेक्निक पढ़े, बस सैंपल होल्डर में आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, सॉलिड को डाल दिया। पैलेटाइजेशन टेक्निक। पैलेटाइजेशन टेक्निक क्या होती है, कहते हैं कि इसमें जो होता है ना, सॉलिड सैंपल को हम केबीआर, पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स करते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं, पोटाशियम। बच्चे आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। पैलेटाइजेशन टेक्निक में हम मैंने आप लोगों को बताया
कोई सॉलिड सैंपल है, उसको हम केबीआर पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, अंडर वेरी हाई प्रेशर इन अ प्रेस फॉर्म, ठीक है। आप समझे कि ये क्या है, केबीआर है, ये ड्रग है, सही है। ड्रग को, ड्रग वो है जो अननाउन कंपाउंड है, ठीक है। आपने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, और देन ये पैलेट्स लगी हुई हैं। पैलेट्स के दौरान दरमियान आप लोगों ने ये सैंपल रखा और पैलेट्स को कंप्रेस कर दिया, ठीक है। कंप्रेस का मतलब है कि दोनों तरफ से उसका दबा दिया पैलेट को, तो ये क्या हो जाएगा, पैलेट जो होंगी वो एक अपने अंदर एक लेयर बना लेंगे। बोला करें, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी साथ बोला करें कि क्या होगा, ठीक है। तो पैलेट्स क्या करेंगी वो, अब ये जो दोनों पैलेट्स हैं, ये क्या करेंगी, ये वाली, ये एक लेयर बना देंगे अपने दरमियान, ठीक है। और ये जो पैलेट्स होती हैं ये ट्रांसपेरेंट होती हैं टू आई आर। मैम जो यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है, जहाँ पर आपने लिखा है 1 to 2 मिलीमीटर थिक, एक में ग्रेन्यूल्स शो हो रहे हैं और एक बिल्कुल ऐसे ही सर्कल आपने बनाया है। वो वैसे उसका क्या बनाया है, मतलब है? ठीक, मतलब वो वैसे बनाया है, उसका कोई इशू नहीं है, मतलब वो कोई थ्योरी नहीं है इसके पीछे। वो ये है कि अगर जो हम पैलेट्स बना रहे हैं ना, वो ये 1 से 2 मिलीमीटर थिक होनी चाहिए, और 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है मैम। है। ये आप लोग चीजें नोट कर रहे हैं ना। मलिंग टेक्निक में पता है क्या होता है, यस इन मैम, नोट कर। समझ भी आ रही है ना आपको। जी मैम, आ रही है। ठीक है, मलिंग टेक्निक अगर हम देखें ना, इसमें हम ना किसी भी मिनरल ऑयल के साथ ना पहले क्या करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं सैंपल का, ठीक है। और उसको देन साल्ट प्लेट्स के अंदर रखते हैं, सही है। आप समझे, कोई निजोल है, निजोल हम कहते हैं किसी मिनरल ऑयल को, ठीक है। ये एक टाइप है मिनरल ऑयल की, निजोल ना, ये यूज होती है डिफरेंट अननोन सैंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसको ड्रग के साथ मिक्स करके एक समझे पेस्ट बना दिया, आटा टाइप गूंद दिया उसका, ठीक है। और देन हमने उसका क्या किया, उन प्लेट्स के दरमियान, साल्ट प्लेट्स के दरमियान जो होता है ना वो हम रखते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है कि साल्ट प्लेट्स के उधर मौजूद जो निजोल है ना, ये एक मलिंग एजेंट है, सही है। अदर मलिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं जैसे CFC और हेक्साकोरोडाइन। लेकिन ये जो है ना नजोल, ये इधर हम एग्जांपल नजोल की ले रहे हैं, तो इस समझे नजोल को ड्रग के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाया और देन साल्ट प्लेट्स के अंदर रख दिया। ये सैंपल हम इस तरह रखेंगे। तीन टेक्निक्स होगी सॉलिड की सैंपल हैंडलिंग में, ठीक है। एक होगी हमारे पास डायरेक्ट मेथड, एक होगी पैलेटाइजेशन, पैलेटाइजेशन, सही है। ये लफ्ज मैं हमेशा गलत बोलती हूँ, लेकिन आप लोगों को सही बोलना है, पैलेट से पैलेटाइजेशन, सही है। मलिंग टेक्निक आप लोगों को पता चल गई कि निजोल के साथ आप मिक्स करेंगे। अब एक आखिरी मेथड जो सॉलिड की सैंपल हैंडलिंग हैंडलिंग टेक्निक में, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कहीं से ये नोट्स नहीं मिलेंगे जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। ये मैंने डिफरेंट जगहों से लिखे हुए हैं और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसलिए लिखा हुआ है कि यही 10-10 नंबर का बन रहा है, मतलब मैंने एक पेपर के लिहाज से लिखा हुआ है। और सॉलिड फिल्म पता है क्या होती है, सैंपल सोल्यूशन रिप्लेस्ड ऑन केबीआर और केसीआर सल्फर एंड सॉल्वेंट। इसमें ये होता है कि आपने कोई सॉलिड फिल्म वाला है, ऐसे कि आपने कोई सैंपल का सोल्यूशन लिया, उसको आपने केबीआर यानी सीएल की बनी हुई किसी सरफेस पे रखा, और देन उसको वेपोरेट होने दिया सॉल्वेंट पे। जब वो सॉल्वेंट वेपोरेट हो जाएगा, समझे सोल्यूशन हमने रखा है, सॉल्वेंट, अब नमक में पानी में डाल के आप गर्म करें, ज्यादा सारा नमक आपने पानी में डाला होना, तो वो नीचे नमक रह जाता है ना, जब पानी वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा कि ये फिल्म जो होगी ना, ये रह जाएगी सॉलिड की। तो उस सॉलिड फिल्म को देन हम अननाउन सैंपल के तौर पर लेके तो हम डिटेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। आयशा आप आ गई हैं? आपका ज्वाइन नहीं हो रहा था। जी, आप ही वो पहले ज्वाइन ही था और अब हो गया। चलिए सही है। रेहान सरवर आप किस कॉलेज से हैं? माइक नहीं ऑन आपका, सुन भी रहे हैं या नहीं? रिएक्ट कर दे नीचे।
जैनब बीबी किधर से है? कोई नहीं जवाब आ रहा। पकीजा। मैं मंडी से जाना दीदी। मंडी भावदीन से। जी मैम। तो पढ़ती किधर है? उधर ही। मंडी में पढ़ती जी। जी। चलो सही। मैं इसलिए आप लोगों को साथ साथ इंगेज कर रही हूँ ताकि मुझे स्टूडेंट्स का पता भी हो ना। नेहा तो आई थिंक सो इधर से ही है, मुकब्बिर से है। आई थिंक सो, अब मुझे कंफर्म नहीं है। यस मैम। जी आपका मुझे लग रहा था मुकब्बिर से। उसके बाद आमना नूर किधर से है? फारिया, फारिया कल भी थी आई थिंक सो। इरस का भी मुझे पता है। मोहम्मद अनसाब किधर से है? चले सही है, जिन्होंने नहीं ना बोलना उन्होंने वो क्वेश्चंस की वजह से नहीं बोल रहे, मैंने फिर आपसे पूछना है। चले हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सॉलिड वाली में किसी को कोई मसला रह गया हो नहीं ना? अब हम लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ते हैं। लिक्विड में पता है क्या होना है? जैसे अब मैं फास्टली चलूंगी, आपने समझते जाना है। लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक में ये होना है कि हम लोगों ने लिक्विड को लेना है, उसको NaCl प्लेट्स के अंदर रखना है। आप समझे कि दो NaCl की ये प्लेट्स हैं, इसके दरमियान आपने एक लिक्विड तो रख दिया, और वो क्या कर दिया कि आपने लिक्विड को जब रखा है और वो एक लेयर सी लिक्विड की बन गई है, ठीक है। ये NaCl की प्लेट्स हमने यूज की है, लेकिन हम जो है ना, ये कैल्शियम फ्लोराइड प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं फॉर वाटर कंटेनिंग सैंपल। सही है। और ये जो हमारे पास प्लेट होती है ना, कहते हैं ये इसके दरमियान जो थिन फिल्म है ना, वो 0.1 to 0.3 मिलीमीटर की हम बनाते हैं। ओके पकीजा जोहर इंस्टीट्यूट। मैम ये यहाँ पे आपने NaCl सैंपल लिखा हुआ है ना, तो ये प्लेट्स है ना। NaCl प्लेट लिखना है, सॉरी। NaCl जी सैंपल लिखा हुआ है, NaCl प्लेट लिखना है। वो थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक है कि मैं आपको बता दूंगी, ये NaCl प्लेट है। ठीक है मैम। अब ये होगी हमारे पास लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक। आगे आगे गैस जो आपकी मेजर थी ना, वो सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक की थी, अब बस खत्म होने लगी है टेक्निक्स। लिक्विड को आपने ऐसे करना है कि दो प्लेट्स NaCl के दरमियान आपने लिक्विड पुश किया, उसको एक फिल्म बना दी, और देन आप लोग कहते हैं कि ये कैल्शियम फ्लोराइड की प्लेट्स भी हम यूज कर सकते हैं। ये वो आ गई चीजें। और उसके बाद अगर हम गैस सैम्पलिंग टेक्निक की बात करें ना, तो गैस सैम्पलिंग टेक्निक में ये होता है कि gas sample is placed within glass cell having a NaCl walls। NaCl की जो walls है ना, मतलब वो जो कंटेनर है ना, वो walls का बना, मतलब NaCl का बना होना चाहिए, उसके अंदर हम गैस रखेंगे। तो मतलब गैस का जो सैंपल है ना, वो हम ये रखेंगे, और ये 10 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो लॉन्ग होता है। उसके बाद आ जाता है कि सोल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक। मैम जी इन गैस दिस सैंपलिंग जो है रिपीट कीजिएगा। गैस सैंपलिंग। दोबारा बता दूं? जी मैम। जैसे बच्चे आप लोग ने पढ़ा है ना कि सॉलिड का होगा कंटेनर, उसके अंदर रख देंगे मलिंग टेक्निक, ये वो इसी तरह ना गैस को भी जब हम पढ़ते हैं ना, गैस का भी एक कंटेनर होता है। जैसे लिक्विड में वो NaCl की प्लेट्स बनी हुई है ना, समझो NaCl का इधर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने गैस फिल करनी है और उसको एज अ सैंपल ट्रीट करना है। सही है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आगे समझ। यस जो मैम। जो सोल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक है ना, सोल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक में आप लोग देखें कि हम सैंपल को डिफरेंट वेरियस जो होते हैं ना सॉल्वेंट, उनके साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। वो सॉल्वेंट CH Cl2, कार्बन टेट्राक्लोराइड CS2 भी हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल है। मतलब आपका कोई सैंपल है, आपने उसको डिफरेंट सोल्यूशन के साथ मिक्स किया, ठीक है, और उसको एज अ मतलब
सैंपल देन ट्रीट करना है। ये नहीं कि आपने एक लिक्विड लिया और या एक सैंपल लिया और उसको डायरेक्टली आपने एज अ मतलब अननोन सैंपल उधर पुट कर दिया इधर सैंपल होल्डर के अंदर। हम क्या करते हैं कि पहले उसको किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं। सिर्फ 11 स्टूडेंट्स रह गए हैं, समझे, मुझे छोड़ के 10 होंगे। ये बच्चों का नेट जा रहा है या फिर ये लोग खुद लीव कर रहे हैं, कोई समझ नहीं मुझे भी आ रही। मैम इंस्ट्रूमेंटेशन। ये लास्ट मेथड रिपीट करिएगा, ये जो सोल्यूशन वाला है। अच्छा, सोल्यूशन वाला ये है कि हम किसी अननोन सैंपल को किसी भी वेरियस सोल्यूशन के साथ, सॉल्वेंट के साथ, ना समझो कि कोई भी अननोन ड्रग आई है ना, आपने उसको किसी सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, ठीक है, देन उसको एज अ सैंपल ट्रीट किया। आई समझ? जी मैम, आपने और उसका ये एग्जांपल। एग्जाम्पल ये सॉल्वेंट्स की लिखी हुई है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl2, ओके मैम। CS2। ये जो है ना एग्जाम्पल, आप दो भी याद करने बहुत है। और ये जी मैम हमारी ठीक है। टेक्निक्स होगी, सैम्पलिंग टेक्निक्स होगी। और ये एक, आप समझे, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला अलहदा से भी, इंस्ट्रूमेंटेशन के अलावा भी। ठीक है। अब नेक्स्ट तेजी से ही करेंगे तो फिर ही कंप्लीट होंगी चीजें। अब इंस्ट्रूमेंटेशन को आप लोग देखें जरा। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें ना, अब आपने पहले ये वाला समझ लेना, आपको ये समझ आ गई तो नेक्स्ट आसानी होगी। ये जो हमारे पास मैंने ये लगे हुए ना, ये जैसे आप मेरे कर्सर को देखें, अगर लैपटॉप के कर्सर को, तो ये जो है ना, ये मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। मिरर चारों तरफ मौजूद होते हैं, सही है। और यहाँ क्या जी होता है मैम। कि आई आर सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है। और आई ठीक आर है। सोर्स ऑफ रेडिएशन से समझो रेडिएशन आ रही है, ये मिरर इसलिए लगे हुए हैं ताकि जो रेडिएशन इधर इन पे पड़े वो इनको भी रिफ्लेक्ट करके रेफरेंस और सैंपल पे डाले, सही है। ठीक। देन ये ठीक है मैम। रेफरेंस रेफरेंस वाला लगा हुआ है, और ये क्या लगा हुआ है, ये सैंपल है, सैंपल। ये रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस वो है जिसके साथ हमने कंपेयर करना है, सैंपल वो है जिसको अननोन को हमने डिटेक्ट करना है। ये भी मिरर लगे हुए हैं ताकि जब यहाँ से रेडिएशन मूव करे तो वो यहाँ से टकरा के चॉपर पे ही आए, ठीक है। चॉपर क्या करता है, उन ठीक। सारी रेडिएशन को कलेक्ट करता है और मोनोक्रोमेटर में से गुजारता है। इतनी तो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी हुई होगी सबने, कि आपको मोनोक्रोमेटर का तो पता ही होगा कि वो एक जैसी रेडिएशन, जो उसकी स्पेसिफिक रेडिएशन होती हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करके डिटेक्टर पे डालता है, ठीक है। ये जो डिटेक्टर मैं बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने ये छोटा सा शो किया कि मोनोक्रोमेटर के बाद मैम डिटेक्टर आता है, ये जो मोनोक्रोमेटर ये स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है ना। जो हमें चाहिए होती है। जी। जी। ये उसको ही उसी, सिलेक्ट करता है। मतलब ये जितनी भी कलेक्शन ऑफ रेडिएशन है ना, उनको एक स्ट्रीम लाइन कर देता है, समझे। कि इसका सिलेक्शन से भी वो ज्यादा ताल्लुक नहीं है, सिलेक्ट डिटेक्टर पे जाके होनी है स्पेसिफिकली। लेकिन डिटेक्शन डिटेक्टर नहीं करनी है, लेकिन हम समझे ये रेडिएशन को कलेक्ट करके ना सीधा एक लाइन में मूव करा देता है, सही है। इधर से भी, ओके। इधर से भी आ रही है, लेकिन वो उनको सिंपल स्ट्रीम लाइन कर देगा। आगे डिटेक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं ना, डिटेक्टर लगा होता है, एम्पलीफायर लगा होता है, और देन रिकॉर्डिंग सिस्टम। ज्यादातर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन देखी होगी कि इसी तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन होती है सबकी, यही है ना। जी मैम ऐसे ही है, बहुत अच्छी समझ आई है। चले, सही है। आगे है सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो सोर्स ऑफ रेडिएशन ये है कि किस सोर्स से रेडिएशन आ रही है। आई आर रेडिएशन अगर आ रही है तो वो क्या, वो भी तो कोई सोर्स है, वो भी तो हमने पढ़ना है ना, वो क्या क्या उधर डिवाइसेस लगी हुई है जिनसे रेडिएशन आ रही है। अब जो है ना, हम देखते हैं आगे। काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं नेट जा रहा है उनका और इसलिए वो ऑफलाइन हो गए हैं। चले कोई नहीं, आते हैं तो एडमिट कर लूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन में आप लोगों को बता रही हूँ कि सोर्स ऑफ रेडिएशन वो है जो जिससे रेडिएशन आ रही है। चले कोई नहीं, जिनका इंटरनेट का इशू है वो रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, वो उधर मैं मैसेज ग्रुप में करने लग गई थी। सोर्स ऑफ रेडिएशन में नर्नस ग्लोअर आता है। नर्नस ग्लोअर जो होता है ना, आप लोगों को ये मतलब ना, ये आपने रट्टा ही लगाना है। मैं आप लोगों को अभी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं दे सकती कि ये नर्नस, ये कहते हैं कि एक रॉड होता है जिसके अंदर जो होलो ट्यूब का बना होता है, मतलब होलो ट्यूब होती है जो किस किस से मिल के बनी होती है, मिक्सचर ऑफ सीरियम जिरकोनियम एंड थोरियम। मतलब ये इन तीनों से मिलके बनी होती है, और ये हीटेड कहाँ होती है, 1000 से 1800 सेल्सियस में हीट होती है। और ये मैक्सिमम रेडिएशन प्रोवाइड करती है एट 7100 पर सेंटीमीटर रीजन। सही है। ये नर्नस फ्लोर होता है, देन ग्लोबर आ जाता है। ये चीजें आपने याद करनी है, ये इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट मैं इंस्ट्रूमेंटेशन का देख सकती हूँ, उसकी वर्किंग का देख सकती हूँ। जो चीजें याद करने वाली है वो मैं बोलूंगी कि आपने याद करनी है। सही है। अब ग्लोबर की बात करें, ये जो ग्लोबर है ना, इट इज सिलिकॉन कार्बाइड रॉड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर विच इज इलेक्ट्रिकली हीटेड। वो जो हीट हो रहा था वो 1000 से 1800 में हो रहा था, ये 1300 टू 1700 टेम्परेचर पे हीट होगा। समझे कि एक जैसे ही टेम्परेचर है इनका। और ये इलेक्ट्रिकली हीट होता है ग्लोबल। ठीक है। आगे निरकॉम वायर होती है, कहते हैं कि ये वायर होती है, कॉइल ऑफ दिस वायर इज हीटेड बाय पासिंग करंट। कहते हैं कि ये एक वायर होती है जो यूज होती है, आपने बस इतना ही याद रखना है, जो कि जब हम करंट पास करते हैं तो वो हीट हो जाती है। रोडियम वायर की अगर हम बात करें, द वायर इज सील्ड इन द सिलेंडर। मतलब बस आपने इतना ही लिखना है, इसका नाम भी लिखने तो बहुत है। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, ये भी यूज होता है एज अ लाइट सोर्स। तो ये इसका लिखना है कि इट इज यूज फॉर नियर, जो नियर इंफ्रारेड वाले कंपाउंड जिनकी उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती होती है ना, उनके लिए हम टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज करेंगे। ये ना मीटिंग 4 मिनट्स तक एंड हो जाएगी, मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगी। सही है। मोनोक्रोमेटर। अब सबसे पहला हमने लाइट सोर्स पढ़ लिया, अब हम दूसरा पढ़ेंगे चॉपर का। मैंने आपको बता दिया कि उसका काम होता है यहाँ से रेडिएशन को सिर्फ क्या करना, सिलेक्ट करना। उसके बाद आगे जो मेन, अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर आल्सो नोन एज वेवलेंथ सिलेक्टर सोर्स ऑफ रेडिएशन इम्यूटेड द रेडिएशन ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी। कहते हैं कि जो मोनोक्रोमेटर है ना वो वेवलेंथ सिलेक्टर है। मतलब वो जो होता है ना स्पेसिफिक वेवलेंथ को क्या करता है, डिजायर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ, ये जो कोई पूछ रहा था डिजायर, जी वो डिजायर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ को क्या करता है, एक स्ट्रीम लाइन करता है। सही है। और वो क्या देखें, इतनी ज्यादा रेडिएशन आ रही हैं, उसने क्या कर दिया है, डिजायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ही स्ट्रीमलाइन करके पास करना है। और जब ये डिटेक्टर से निकलेंगी ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ से बना के ये ऐसे निकली है ना, ये ऐसे नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये जी मैम मतलब ये इधर ज्यादा बन गई, लेकिन समझे कि आप ना ये ऐसे बिल्कुल सीधा जाएंगी, मतलब बिल्कुल एक एक मर्ज हो जाएंगी ऐसे। पीछे से तो ये बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ से पास करते हुए ये मर्ज हो जाएंगी, जितनी भी डिजायर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ होंगी। ये देखें, ऐसे आएंगे, और समझे आपने ऐसे जाएंगी सीधा। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर की अगर हम बात करें ना, तो ये आप लोगों ने लैब में डिफरेंट जो है ना, अब हम मोनोक्रोमेटर की टाइप पढ़ रहे हैं ना। एक प्रिज्म होता है, ग्रेटिंग होता है। दो नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। तो पूछे कि मोनोक्रोमेटर कितनी तरह के होते हैं, आपने कहना है हमें दो टाइप्स का पता है, एक प्रिज्म होता है, ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर होता है। ठीक है। प्रिज्म जो होता है ना, एक ये डिस्पर्सिव एलिमेंट है जो मेड अप ऑफ मटेरियल डायरेक्ट ट्रांसमिट, मतलब ये ऐसे मटेरियल से बना हुआ है, तो शीशा और टाइप ही थोड़ा, और प्लास्टिक मिक्स का ऐसा कोई मटेरियल होता है जिससे ये प्रिज्म बना होता है। ठीक है। और जो होता है ना, इसमें मतलब आ जाता है वेरियस मेटल हेलाइड्स हार्ट्स या सोडियम क्लोराइड हम कह सकते हैं, उनसे बना होता है। ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये हमारे पास इसी तरह आपने लैब में परफॉर्म करते होंगे, आप देखते होंगे कि वो लाइट आ रही सूरज के सामने, हम प्रिज्म को रखते थे तो हम देखते थे कि नेक्स्ट प्रिज्म में से कितनी ज्यादा वो हमें लाइट्स नजर आ रही होती थी डिफरेंट कलर्स की, जब हम छोटी क्लासेस में प्रैक्टिकल करते थे 9 10 फर्स्ट ईयर में। तो
वो देखें कि आप लोगों को वो प्रिज्म ही था जो उस वक्त भी आपको करके दे रहा था, और वो एक मोनोक्रोमेटर ही है। सही है। आगे है ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर की बात करें तो ये लाइनर डिस्पर्शन हाइयर, आपने ये भी लाइन बेशक ना लिखे, आपको बस इसका नाम भी पता होगा ना, ये भी काफी है इधर लिखने के लिए। ठीक है। ये लाइन तो रटे वाली है, का लीनियर डिस्पर्शन। लीनियर डिस्पर्शन का मतलब वही है कि सीधी लाइन में डिस्पर्शन काज करना, और हाइयर डिस्पर्शन इज अचीव्ड। ये जो मोनोक्रोमेटर है ये होते डिस्पर्सिव एलिमेंट ही है, मतलब मोनोक्रोमेटर का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि डिस्पर्सिव एलिमेंट। ठीक है। अब मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, मैं आप लोगों को दोबारा लिंक भेजती हूँ, आप लोग ज्वाइन करें। सही है, विद इन 2 मिनट्स ज्वाइन करें, क्योंकि आगे बहुत टाइम लगा देते हैं बच्चे ज्वाइन करते हुए।